नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए चीनी स्टॉक मार्केट से अमेरिकी पेंशन निधि निवेश को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनके प्रशासन ने चीन से अरबों डॉलर की अमेरिकी पेंशन निधि निवेश वापस लेने की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप के इस कदम से चीन के स्टॉक मार्केट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने चीन पर बौद्धिक संपदा और अनुसंधान कार्य से जुड़ी जानकारियां चोरी करने के आरोप लगाए हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना महाबंदी के बाद पिछले हफ्ते तकरीबन 30 लाख और लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसके साथ ही यहां अब कुल बेरोजगारों की संख्या 3.6 करोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका में विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछले हफ्ते तकरीबन 30 लाख लोगों ने सरकार से सहायता मांगते हुए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आवेदन किया है। वहीं स्वनियोजित श्रमिकों के लिए स्थापित एक अलग संघीय कार्यक्रम के माध्यम से पिछले हफ्ते तकरीबन 8,42,000 लोगों को सहायता लेने के लिए आगे आते हुए देखा गया। ये भी आपको बता दें कि ऐसी स्थिति वहां पर तब बनी हुई है जहां कई शहरों में काम करने को लेकर आजादी दे दी गई है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने गिलगित और बलूचिस्तान में बांध के निर्माण के लिए चीन की एक सरकारी कंपनी और अपने प्रभावशाली सेना के वाणिज्य अंग के साथ 442 अरब रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जता दी है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं शुरू करना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा रुख एकदम से स्पष्ट रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा है और रहेगा। और वहीं न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड में लगातार तीसरे दिन कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले आधी रात को लॉकडाउन इसके चलते खत्म कर दिया गया। इसके बाद लोग काफी बड़ी संख्या में हेयर सैलून पहुंच रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि देश में मॉल, दुकानें और रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। एक स्थान पर 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह कहना है कि कोरोना की वजह से अधिक चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं भारत की। जी हां, आपको बता दें कोरोना लॉकडाउन का तीसरा चरण अगले 2 दिनों में खत्म हो जाएगा और फिर कई बदलावों के साथ इसका चौथा चरण भी शुरू हो जाएगा। हालांकि इन सब के बीच चिंता का विषय ये है कि अब भी कोरोना नहीं रुक रहा है और ना ही इसके मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो रोजाना 300 से 400 नए मामले सामने आते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1.5 महीने बाद अब सरकार देश में जगह जगह फंसे हुए लोगों और मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम कर रही है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 23 साल के युवक में कोरोना की पुष्टि हुई। इसी के साथ राज्य में अब तक 60 लोगों में कोरोना होने की पुष्टि हो चुकी है। यह भी आपको बता दें कि राजधानी रायपुर स्थित एम्स के डायरेक्टर ने ट्वीट कर बालोद जिले में 23 साल के युवक में कोरोना वायरस होने की पुष्टि कर दी है। वहीं राहत भरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 56 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है। तो देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। उन इलाकों को लगातार सील भी किया जा रहा है जहां पर ज्यादा से ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो इसके बाद अब खोड़ा ऐसा इलाका है जिसे सील कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि यहां अब तक कोरोना वायरस के 17 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के चलते गाजियाबाद प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। इस इलाके में 45 से 50 हजार मकान हैं, जिनमें 5 से 6 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली और एनसीआर में सील होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा इलाका है। ये भी आपको बता दें कि खौड़ा कॉलोनी की आबादी ही गाजियाबाद प्रशासन की प्रमुख चिंता का विषय है। प्रशासन को डर है कि यहां के हालात कहीं मुंबई के धारावी जैसे ना हो जाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में सरकार ने लॉकडाउन लागू किया हुआ है, वहीं कुछ राज्यों ने सरकार से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की अपील कर दी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर लॉकडाउन को 18 मई से 2 और हफ्तों के लिए बढ़ाने की अपील कर दी है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। ये भी आपको जानकारी पहुंचा दें कि गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि सभी राज्यों को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर शुक्रवार तक अपनी प्रतिक्रियाएं देनी थी और असम सरकार पहले ही अपने पक्ष को सरकार के सामने रख चुकी है। और वहीं प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बंगाल सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने अजमेर दरगाह में फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रेन चलाई, लेकिन अन्य जगहों से ये काम क्यों नहीं किया जा रहा। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उन्होंने पूछे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं। इंडियन रेलवेज और भारत सरकार ने 1200 ट्रेन की सुविधा की है। 1200 ट्रेन्स, 1200 ट्रेन पूरी तरह से तैनात है। किस प्रकार इन श्रमिकों को अपने अपने राज्य, अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। 1200 ट्रेन अर्थात 300 ट्रेन प्रतिदिन हिंदुस्तान में इंडियन रेलवेज के तरफ से श्रमिकों के लिए चलाया जा सकता है। आई रिपीट, 300 ट्रेन प्रतिदिन हिंदुस्तान में इंडियन रेलवेज के तरफ से श्रमिकों के लिए चलाया जा सकता है। यह हमारी क्षमता है। आज अगर 300 ट्रेन प्रतिदिन चलता है तो इसका अर्थ बनता है कि लगभग 5 लाख श्रमिक प्रतिदिन ट्रांसफर हो सकते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। इस देश में एक अनुमान के अंतर्गत लगभग 20 लाख ऐसे श्रमिक हैं, 20 लाख माइग्रेंट वर्कर, जो इस दौरान चाहते हैं कि वो अपने अपने राज्यों को जाएं। और अगर 300 ट्रेन चलती है और प्रतिदिन हम लगभग 5 लाख श्रमिकों को अपने अपने गंतव्य स्थान पहुंचा सकते हैं, जो क्षमता भारत की है, तो स्वाभाविक है कि 4 दिनों के अंदर 20 लाख श्रमिकों को हम अपने गंतव्य स्थान पहुंचा सकते हैं। और 4 दिन बहुत छोटा सा अवधि होता है। 4 दिन के अंदर सभी माइग्रेंट लेबर जिनको हम आज सड़कों पर देख रहे हैं, बहुत कष्ट सहते हुए देख रहे हैं, वो अपने अपने गांव, अपने अपने शहर पहुंच सकते हैं। मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या बहुत सारी जगहों पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बंधुगण, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ राज्य, खास करके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी के राज्य हैं, वो पूरी तरह से इस पे राजनीति करने में आमदा है। वो पूरी तरह से किस प्रकार श्रमिकों को ट्रांसफर न किया जा सके, और ये जो माइग्रेंट लेबर हैं, परेशान जो आज हो रहे हैं, वो इन्हीं कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी के कारण हो रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं। आज सबसे अधिक अगर श्रमिक कहीं परेशान है तो वो वेस्ट बंगाल में है, वो झारखंड के हैं, वो छत्तीसगढ़ के हैं और वो राजस्थान के हैं। ये जो श्रमिक इन राज्यों से आते हैं वो सर्वाधिक परेशान हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि आखिर ये परेशान क्यों हैं। किसी भी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने के लिए 2 जगह से परमिशन लेने पड़ती है। एक जो ओरिजिनेटिंग राज्य होता है, जिस राज्य से ये ट्रेन चलेगा उस राज्य का परमिशन चाहिए, और जिस राज्य को ये ट्रेन जाना है, जो गंतव्य स्थान है, जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है श्रमिकों का, उस राज्य से भी परमिशन लेना पड़ेगा। आप उदाहरणार्थ, अगर श्रमिक महाराष्ट्र से निकल करके
बंगाल जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के सरकार की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां से ट्रेन निकलने के लिए, और बंगाल के सरकार की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां ट्रेन को रिसीव करने के लिए। आपको आज बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लगभग ओरिजिनेटिंग जो परमिशन होता है ओरिजिनेटिंग स्टेट्स का, ओरिजिनेटिंग स्टेट्स तो परमिशन दे रहे हैं, किंतु रिसीव करने वाले स्टेट्स, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जिनका मैं उदाहरण दूंगा, अभी संख्या के साथ दूंगा, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं और वो राजनीति भी कर रहे हैं। आप ममता बनर्जी की सच्चाई को देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल ने अभी मात्र 9 ट्रेन, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मात्र 9 ट्रेन को इजाजत दी है, परमिशन दी है वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के लिए। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पैकेज का ऐलान किया है। क्या कुछ कहना था उनका, ये हम आपको सुनाते हैं। पशुपालन में भी देश के किसान पीछे नहीं रहे, लेकिन आधारभूत ढांचा वहां पर भी सुधरे, और इसीलिए पशुपालन सेक्टर में बुनियादी ढांचा के लिए ये विकास फंड बनाया गया है, जिसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहा गया। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके, मूल्य संवर्धन उसमें हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो पशु चारे के लिए प्लांट्स हैं, कैटल फीड प्लांट्स हैं, वो भी बन सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सके, ना केवल अपनी आपूर्ति के लिए, स्थानीय मार्केट के लिए, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसमें बहुत अवसर मिलेंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड ये पशुपालन सेक्टर के बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया है। और वहीं इन घोषणाओं के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। पहले तो ये इकोनॉमिक पैकेज इसको कहना गलत होगा। ये केवल पैसा जो है, लिक्विडिटी, उसको हम सिस्टम में लाए हैं व्यवस्था के अंदर। आरबीआई ने अपने रेट्स कम किए हैं, गवर्नमेंट ने एमएसएमईज़ को कर्जा देने के लिए गारंटी की बात की है 3 लाख करोड़ के, उसके साथ साथ कुछ म्यूचुअल फंड्स को पैसा दिया है। कल भी जो घोषणाएं हुई हैं वो कर्ज़ों की हुई हैं। किसान को कर्जा मिलेगा, उसका कितने 1000 करोड़ में का फायदा वो लोगों को मिलेगा। जो रेडी वाले, खोंचे वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो कर्जा लेंगे। तो कर्जा चाहे वो किसान ले, उसको आर्थिक सहायता नहीं कहा जा सकता। तो तीनों जो घोषणाएं हुई हैं, जो पहला सरकार ने घोषणा की थी मार्च से लेकर, जब से ये बजट के बाद की 70,000 करोड़ का एक पैकेज था, उसमें भी अगर आप देखें सारी घोषणाओं को मिला के तो केवल 61,000 करोड़ जो है पैसा ट्रांसफ़र होना था। बाकी सब का सब लिक्विडिटी मेजर्स थे। जैसा मैंने कहा कि कैसा बैंक के पास पैसा आए। जब व्यापार बंद पड़ा है, पैसा कौन मांगेगा? जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, खरीद नहीं होगी और उसका उपभोक्ता उसका उपभोग नहीं करेगा, कंजम्पशन नहीं होगा, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ये सिर्फ कागज़ पे दिखाने की बात रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने बिना नाम लिए कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया है, वो भी आप सुनिए। मैं किसी पार्टी की आज आलोचना नहीं करूंगा, मैं अपनी बात को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर अभियान चलाया है, ये देश के लिए एक संजीवनी होगा, संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। पूरे देश में हमने हर सेक्टर का ध्यान रखा है। हमने जहाँ लघु, मध्यम, उच्च ऐसे उद्योग को बढ़ाने का, कुटीर उद्योग को बढ़ाने का, जो महात्मा गांधी जी का हमारा आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की बात थी, हमने उसको बल देने का काम किया है। और देश बिना आत्मनिर्भर होते हुए हम इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो ये सोच है और जिस सोच को उन्होंने प्रतिपादित किया है, जनता में देने का काम किया है, ये कोई झूठी आंकड़े नहीं है। कोई भी आदमी सिद्ध करे कि आंकड़े झूठे हैं, वो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। वो काम हम आज कोविड के इस कालखंड में
हम जो जनता को राहत देने का हमारे सरकार प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी दूरदृष्टि अपनाई है उसमें कई दो मत है। गांव गांव में लोग इसका तारीफ कर रहे हैं, दुनिया भी तारीफ कर रही है। अब कुछ लोग राजनीतिक कारणों से नहीं कर रहे हैं तो मैं उसका कोई इलाज उसके लिए है नहीं। मेरा सीधी बात है कि आत्मनिर्भर बनना, हम सब लोगों के लिए स्वावलंबी होना, जो महात्मा गांधी कहते थे, कोई नई बात नहीं है, बल्कि उस बात को ही हमें दूर। और जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की किश्त की घोषणा कर दी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर काफी हमलावर नजर आ रही है। राहत पैकेज को जुमला भी कहा जा रहा है। और वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखते हुए केंद्र सरकार ने उनके साथ जो सलूक किया है बहुत गलत किया है, और कोरोना का दोष इन पर नहीं दिया जा सकता। कोरोना का दोष तो उनके ऊपर है जिनको जहाज़ में बैठा के मुफ्त में लेके आए थे, और अब भी वो 138 जहाज़ भर के अन्य डेस्टिनेशन से 34 देशों से लोग आएंगे, उनको लेके आएंगे। पूरा ध्यान बड़े लोग, अमीर लोग, रसूखदार लोग जो जहाज़ का किराया अफोर्ड कर सकते हैं, उनको लाने में पूरा जोर है। और बेचारे जो पैदल चलने से जा रहे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो कोरोना नहीं फैलाते, कोरोना फैलाने वाले जहाज़ से आते हैं। सही है, जुमले ही जुमले हैं। हर एक का 3 लाख करोड़ गारंटी, बगैर गारंटी के देंगे, लोन देंगे, रेहड़ी पटरी वालों को देंगे, उसमें भी गारंटी देंगे, उनको व्यवस्था करेंगे। सब बैंकों के ऊपर छोड़ा है, पूरी तरह से बैंकों के ऊपर छोड़ा है। और बैंकों की हालत जो है, आज भी वो अपने लिए पैकेज मांगते घूम रहे हैं। वो पैकेज का कैसे पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे, तो ये तो समय बताएगा। लेकिन हमारा अंदाज है कि ये पूरा बोगस पैकेज है, इसका केवल जुमलेबाजी है, और इससे आम आदमी, गरीब आदमियों का भला होने वाला नहीं है। और न जो इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात है, ना उससे भला होने वाला है। क्योंकि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, डिमांड जनरेट करने के लिए लोगों के पास हाथ में पैसा होना चाहिए, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। पूरे देश में जितनी जनसंख्या है, लगभग 50% लोगों को, जिसमें 13 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं, उनको पैसा भेजना ही होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान करने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए आर्थिक राहत के पैकेज पर बयान दिया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस इस स्थिति में भी देश के साथ मजाक कर रही है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, और जिसको बाइफरकेट कर करके माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया किसको कितना, एमएसएमई को उन्होंने 3 लाख करोड़ देने की बात कही, पावर सेक्टर को 90,000 करोड़ रुपए देने की बात कही, किसानों को अभी कल जो उन्होंने घोषित किया उसमें किसानों के लिए भी किया, और उन श्रमिकों के लिए भी किया जो अपने यहाँ जा रहे हैं, तो उनको सीधे 2 महीने तक राशन देने की बात कही, 2 महीने तक उनको मुफ्त देंगे। और प्रत्येक राज्यों को उनका निर्धारित कोटे के अतिरिक्त भी 10% अधिक राशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने का काम किया। तो वह अपने यहाँ, अब राज्य चाहते थे कि हम अपने अनुसार करें, तो राज्यों को भी दे दिया कि भाई आप अपने अनुसार करिए। अगर ये है कि वैसे ही है, वैसे छोड़ दिए हैं, तो एक क्लिक के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का बंटवारा
कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने किया। कांग्रेस को कहीं न कहीं बोलना है, पेपर में रहना है, मीडिया के सामने अपने को दिखाना है, इस नाते वह बोल रही है। उनके में भी उनके मुख्यमंत्री, उनके नेता, ये दोनों एक मत नहीं है। कुछ सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, कुछ राहुल जी के समर्थन वाले जो हैं वो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। केवल इतना ही अंतर है कांग्रेस में, और कोई नहीं। पहले तो यही कहा जाता था कि मुख्यमंत्रियों से नहीं पूछा जाता है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने पांच बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उनकी राय लेकर के ही हर समय कार्य किया। अब अगर बंगाल के लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो पैदल जा रहे हैं। उनको रोकने की स्थिति जगह जगह डंडे मार करके नहीं किया जा सकता है। सरकार उनको साधन मुहैया करा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी को इस पर सोच करके अनुमति देनी चाहिए, और निश्चित रूप से अगर वो लोग कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहते हैं तो जाने देना। और साथ ही आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लोगों के सामने रखा। क्या इसमें भारत सरकार के खजाने से एक भी रुपया लोगों को मिला है? मुझे लगता है कि इन्होंने कोई आर्थिक मदद नहीं की है। इस घोषणा में कुछ भुगतानों को टाला गया है। हमारे ही पैसे हमें जल्दी देने की बात की गई है। पूरा कहानी का निचोड़ मुझे यही लगता है कि इन्होंने कोई आर्थिक मदद नहीं किया है। वास्तव में अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है किसी तरीके का कोई आर्थिक मदद दिख रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के खजाने से तो एक भी रुपया नहीं आ रहा है। कहीं रिजर्व बैंक का नाम आ रहा है, कभी पुराने योजनाओं का कुछ जिक्र हो रहा है। ये मुझे लगता है जो घोषणाएं हुई है, लगता है उसमें आप देखेंगे तो बड़ा तरीके से आपको नजर आएगा कि कुछ भुगतानों को टाला गया है कि इसका आपको इतने दिनों में पैसा देना है, उतने दिनों में पैसा देना है, ये आपको इस तरीके की चीजें। और दूसरी बात कि जो हमें हमारे ही पैसे हैं वो जल्दी देने की बात करते हैं। मतलब हमारे ही इनकम टैक्स वगैरह के जो जीएसटी वीएसटी के जो पैसे अभी भी बकाए हैं उनको जल्दी देने की बात करते हैं। तो क्या ये लोगों पर, आम नागरिकों पर, उद्यमी पर क्या मेहरबानी कर रहे हैं? क्या मनरेगा के तहत जॉब सृजन की बात कर रहे हैं ये लोग? ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि, रोजगार की गतिविधि के लिए अगर कोई नाम सबसे पहले आता है तो मनरेगा का आता है। और आज कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए ये योजना मनरेगा एक अहम भूमिका पर खड़ा है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए मनरेगा के तर्ज पर ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रारंभ किया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।